हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला आपके सामने एक चीज़ लाया हूँ। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है ये इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, कैसे वर्क करता था, क्या प्रॉब्लम थी लोगों की और क्यों ये मुद्दा कोर्ट तक गया और कोर्ट ने क्या डिसीज़न दिया, इस सारे के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप ऐसे सोचिए कि जो भी पार्टी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, पार्टी को चलाने के लिए सभी को पैसे की ज़रूरत होती है। अब आप एक तरह से ऐसे सोच लीजिए जैसे आप एक छोटा सा फंक्शन करते हो। शादी का फंक्शन किया तो उसमें आप टेंट लगाओगे, कैटरर करोगे, फूडिंग वाले को करोगे, फूड्स दोगे। तो आप मान के चलो कि मिनिमम खर्च अगर आप करोगे, आपकी जैसी भी शादी हुई, आपने 200 रुपये की भी प्लेट रखी और 500 लोग भी आ गए और टेंट वेंट सब कुछ लगाने में आपका मतलब 5-6 लाख रुपए खर्च हो गया। अब यही परिकल्पना करिए बड़े स्तर पे, तो 1 करोड़ भी हो सकता है। अब समझो कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए बहुत से लोग भी आएंगे। 30,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 25,000 भी हो सकते हैं। प्रोग्राम भी अच्छा होगा, आदमी भी आएंगे तो उनको खाना भी चाहिए, उनको कार्यकर्ताओं को आने जाने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तब हो पाएगा ना ये सारा। तो इसके लिए पैसा चाहिए। तो अब पैसा ये आता कहाँ से है? पैसा आता है चंदे से। अब पहले व्यवस्था क्या थी? पहले व्यवस्था ये थी कि ये तो बात निश्चित है कि पहले भी जो पार्टियां चंदा लेती थीं वो उस व्यक्ति का फेवर ज़रूर करेंगी, क्योंकि व्यक्ति जो भी आपको देगा वो आप ऐसे तो सोच लीजिए कि आपको यूं ही नहीं दे रहा। वो व्यक्ति जो भी देता है उसके बदले में भी उसे कुछ चाहिए, ये बात निश्चित है। और पहले जो पैसा आता था वो पैसा मालूम नहीं रहता था लोगों को, और मैं ये समझता हूँ उसमें पारदर्शिता नहीं थी। उस समय भी पारदर्शिता नहीं थी। तो उसको पारदर्शी बनाने के लिए 2018 में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, तो अरुण जेटली जी एक बॉन्ड लाए। उस बॉन्ड को नाम दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने कहा कि इसको जो है आरबीआई से ये इशू होगा, और चूँकि आरबीआई से इशू होगा तो जो आप काला धन चुनाव में यूज़ होता था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो धन जो है आप जब बैंक को देंगे तो बैंक आपकी जांच पड़ताल करेगी। बैंक जांच पड़ा, केवाईसी उसके पास है, आय का स्रोत उसे मालूम पड़ जाएगा, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, तो इसमें वो होगा नहीं। और उसमें होता क्या था कि आप पैसा ले गए और वहाँ आपने 1,000 से 1 करोड़ तक जो भी है जमा किए, वहाँ से एक स्लिप ली और स्लिप आके आपने किसी भी पार्टी को दे देना है। जिस पार्टी को दे देना है उसी पार्टी ने 15 दिन के अंदर भुगतान करा लेना है उसका। ये थी एक व्यवस्था। अभी जब ये कोर्ट में मामला गया, कोर्ट बहुत दिन से इस केस की हेयरिंग कर रही थी, और लेकिन कोर्ट ये नहीं समझ पा रही थी उसे करना क्या है, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं थी, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई थी। तो अब मैं बताता हूँ कि चीज़ें क्या क्या इन्वॉल्व हुई। सबसे पहली तो चीज़ ये आई, इसमें फंडा
मेंटल राइट्स जो है ये आपस में लड़ रहे थे। और कैसे लड़ रहे थे ये, इसमें एक नियम ये था कि अगर आप आरटीआई डालोगे कि चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड लेके किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया, कितना धन दिया गया, ये आप पता नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने ये कहा, वकीलों ने ये कहा कि ये तो साहब मेरे फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 का ये तो उल्लंघन है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आप क्यों नहीं उजागर कर रहे हो, नाम क्यों नहीं करना चाहते नाम, तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं जो है जो निजता का हनन ना हो, इन लोगों का निजता का हनन ना हो, तो इसका है आर्टिकल नंबर 21 संविधान का, उसको लेके चल रहे थे। तो अब झगड़ा हुआ 19 में और 21 में। जब इस तरह के झगड़े होते हैं और किसी कंक्लूजन पे कोर्ट नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसी स्थिति में एक संविधान का आर्टिकल है 145 क्लॉज 3, वो कहता है कि ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक बेंच बना देनी चाहिए। संवैधानिक बेंच कम से कम 5 जजों की होती है, उसे संवैधानिक बेंच कहते हैं। मतलब जब कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो मूल अधिकारों के बीच में हो और जिसमें एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हों, तो ऐसे निर्णय लेते समय हर हमेशा देश में 145 क्लॉज 3 का उपयोग करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण करती है। उसमें 5 जज हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकते। तो बनाई गई उस बेंच ने निर्णय दिया कि नहीं, ये असंवैधानिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चंदा इकट्ठा करने का अधिकार है पार्टियों को, लेकिन उसके आरटीआई उस पर लागू होनी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू होना चाहिए। ये ठीक है, अच्छी चीज़ थी इलेक्टोरल बॉन्ड निकालना, जिसमें नंबर 2 का पैसा, काला धन राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये भी अच्छा था। लेकिन जो 19 का उल्लंघन हो रहा था, ये गलत था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स टोटली जो है आपके असंवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और इनको तुरंत बंद करना चाहिए। आरबीआई को निर्देश दे दिए गए हैं और गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि वो इसका ब्यौरा विद इन ए वीक अपने चुनाव आयोग को दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो है इसको सार्वजनिक करे, पब्लिक के लिए सार्वजनिक करे। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी राजनीति चली जा रही है। बहुत से पत्रकार मीडिया के वही दलाल दल्ले, समझे, देश को खोखला करने वाले दीमक जैसे पत्रकार, वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी जीत हुई है।
कोई कह रहा है ये बीजेपी की लंका लग गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मोदी, मतलब मोदी को कोसना है, उन्हें कैसे भी कोसना है। इसमें 5-6 पत्रकार बड़े फेमस हैं और इन जानते हैं कि मोदी की नीतियां, मोदी का प्रैक्टिकल नेचर, मोदी का सार्वजनिक व्यक्तित्व इतना प्रभावी है कि अभी मोदी को रहना है, चाहे आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, चाहे किसान आंदोलन करवा लो, चाहे आतंकवादी, चाहे बकबक करते रहो, कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी निकलता रहेगा। यही विशेषता है। मोदी बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये न समझो तुम उसकी निगाह में नहीं हो, तुम भी निगाह में हो, और इसका परिणाम आपको मिलेगा उच्च समय आने पर। मीडिया के लोग ये ना समझें, और मीडिया को मैं तो ये कहूँगा कोर्ट से, मीडिया पे भी अंकुश होना चाहिए। ये फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, और आप सर्वोपरि हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मीडिया पे भी अंकुश रखना चाहिए। मीडिया जब अंकुश नहीं होता है और मीडिया इस तरह से जब वो करती है तो फिर देश की अस्मिता का सवाल है साहब, देश की इज्जत का सवाल है। ये गवर्नमेंट की बुराई, मोदी की बुराई नहीं है, ये देश की इज्जत है यार। देश की इज्जत को छाल रहे हो आप लोग, देश संगठित नहीं है ऐसा शो कर रहे हो आप लोग। तो आप लोग समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा तो हर पार्टी लेती है, अब उजागर करना न करना, हाँ आप ये कह सकते हो कि भाई इस पार्टी को इस व्यक्ति ने इतना चंदा दिया, कॉरपोरेशन ने चंदा दिया, उस कॉरपोरेशन को आपने क्या क्या दिया, ये जांच का विषय है, ये मैं मानता हूँ, ये पब्लिक के हित के लिए भी है। लेकिन ये कि उनकी हार हो गई, उनकी लंका लग गई, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूँ। इस देश में जब से 2018 में ये लागू हुआ था, तो 2018-19 में बीजेपी के पास आया 1450 करोड़ रुपए। कितना? 1450 करोड़ रुपए। वहीं कांग्रेस के पास आया 383 करोड़ रुपए। वहीं टीएमसी जो है वो आया 97.28 करोड़। 2019-20 में सत्तारूढ़ पार्टी मतलब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी के पास आया 2555 करोड़, कांग्रेस के पास आया 318 करोड़, टीएमसी के पास आया 100 करोड़। तो आप ये सोचिए कि टीएमसी अगर एक राज्य स्तर पे सत्तारूढ़ पार्टी है, पैसा उसके पास भी आ रहा है, और नेशनल बेस पे बीजेपी के पास आ रहा है, चंदा आप भी ले रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2022 से 23 के बीच में जो चंदा आया था वो बीजेपी को 1500 करोड़ आया था, टीएमसी को 34 करोड़ आया था, और कांग्रेस को 171 करोड़ आया था। ये और भी हैं, मतलब 2020-2021 में कितना आया तो वो भी बता देता हूँ। बीजेपी के पास 23.38 आया, टीएमसी के पास 42 करोड़ आया, कांग्रेस के पास 10.07 करोड़ आया। 2021-22 में बीजेपी के पास 1032 करोड़ आया, 1032 करोड़ आया, टीएमसी के पास 528 करोड़ आया। देखिए कांग्रेस के पास 236 करोड़ आया। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो बीजेपी को करीब 6360 करोड़ के आसपास मिला है, कांग्रेस को 1118 करोड़ का आसपास मिला है, टीएमसी को भी इतना ही लगभग मिला है। तो ये बात निश्चित है कि इसके रिवर्स में भी देखिए, अगर सन 52 से लेके सन 77 तक तो कांग्रेस हमेशा सत्ता में थी। उसके बाद वो मनमोहन सिंह जी आ गए, उसके पहले 5 साल आपके ये आ गए, क्या कहते हैं, नरसिम्हा राव जी 15 साल, और 47 से, मतलब 47 से ही समझ लीजिए, मैं तो 52 से, चलो इलेक्शन जब हुए तो 52 से पकड़ता हूँ, 52 से 77 तक। तो अगर आप ये देखो तो ये जो
समय था फिर 80 से 84 तक और 84 से 89 तक भी कांग्रेस रही। तो ये कुल मिला के जो 50 साल कांग्रेस रही, 50 साल में कांग्रेस ने चंदा नहीं लिया होगा। तो वो भी कांग्रेस बताए ना मैंने कितना चंदा लिया था और किस किस को क्या क्या फ़ायदा पहुंचाया था। तो पत्रकार लोग, देशद्रोही, मोदी की बड़ाई करने वाले, आप लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हो, देश के चौथे स्तंभ हो, देश की भलाई का काम करना चाहिए। आप एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हो और जो देश के हित के लिए नहीं होता है। तो मैं आपको क्या समझूं, आपको दलाल समझूं, आपको सोरोस का गुलाम समझूं, आपको विदेशी शक्तियों का क्या समझूं मैं? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है और मेरी संस्कृति भी इस तरह की नहीं है मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करूं आप लोगों के लिए। लेकिन ये देश के हित के लिए नहीं है, यही मैं कहना चाहूँगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को मैंने समझा दिया है, मैंने ये भी समझा दिया है कि इससे किन किन लोगों का राइट्स का उल्लंघन होता था, किस किस पार्टी ने क्या क्या चंदा लिया और ये क्यों किया गया था। ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। आशा करता हूँ कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स भी दीजिए। हाँ, मैंने अपना एक चैनल इसी का जो है सक्सेस फंडा के नाम से फेसबुक पे भी मैं उपलब्ध हूँ। फेसबुक पे भी मेरा समर्थन करिए और मेरे को मोटिवेट करिए आगे वीडियोस बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।